हेलो स्टूडेंट। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है डीसी जनरेटर, ठीक है। तो हमने कल देखा इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। फैराडे का कौन सा राइट हैंड रूल या फिर लेफ्ट हैंड रूल, कौन सा रूल यूज होता है, ठीक है। हमने स्क्रू रूल के बारे में भी देखा, ठीक। तो आज हम इसका वर्किंग देखने वाले हैं, ठीक है, कि वर्क कैसे करता है। कि आपका कोई चालक या फिर कोई कंडक्टर अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर ईएमएफ इंड्यूस होता भी है तो आपको डीसी कैसे मिलता है, ठीक है। क्योंकि जो आपका रोटेटिंग, मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई रोटेटिंग कंडक्टर है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो एसी टाइप का होता है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो डीसी जनरेटर है। तो जनरेटर मशीन एक ऐसा मशीन जो आपको मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करके देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इन ए फॉर्म ऑफ डीसी। डीसी के फॉर्म में आपको विद्युत ऊर्जा प्रदान करके देगा, ठीक है, दस्तकारी धारा के रूप में, ठीक है। तो फिर क्या इसमें कनेक्शन करते हैं, क्या यूज करते हैं कि आपको जो एसी उत्पन्न हुआ है अंदर वो बाहर आपको डीसी मिले, ठीक है। ठीक है, फिर ठीक। तो फिगर के हिसाब से हम समझेंगे, ठीक है। ये आपका दो मैग्नेट्स हैं, उसके बीच में एक कॉइल रखी हुई है, ठीक है। एक कॉइल से मैं समझा रहा हूं आपको, उसमें बहुत से कॉइल होते हैं, बस मैं समझाने के लिए मैंने एक कॉइल लिया हुआ है, ठीक है। तो एक कॉइल है, ठीक है। तो जब ए बी नॉर्थ पोल की साइड है, नॉर्थ पोल की साइड, और सी डी आपका साउथ पोल की साइड है, ठीक है। और जो चुंबकीय रेखाएं वो ग्रीन लाइन से शो की हुई है, नॉर्थ पोल से कहां की ओर जाती है रेखाएं, साउथ पोल की ओर जाती है, ठीक है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाएंगी रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं, जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये कनेक्ट है आपका दो रिंग से, जिसे हम कहते हैं स्प्लिट रिंग। क्या कहते हैं, ये ध्यान देना आप, इसे कहते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट मतलब बटा हुआ, ठीक है। बीच में हाफ, पूरा रिंग नहीं होता है, बीच में कटा होता है, ठीक है। मतलब ये अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है। इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, ठीक है। अब ये स्प्लिट रिंग जुड़े हुए हैं कार्बन ब्रश से, ये अटैच नहीं होते, बस इसके ऊपर ये स्लिप करता है, ठीक है। जो आपका कार्बन ब्रश है ना, वो इसके ऊपर स्लिप करता है, मतलब ये रोटेट करेगा एक कम्यूटेटर, तो ये कार्बन ब्रश फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर स्लिप करेगा, ऐसा नहीं कि इससे जुड़ा होगा, मतलब इसके ऊपर ये, जैसे मान लो कि अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो ये रोटेट घूम सकता है, मतलब ऐसे इसके साथ चिपका नहीं होगा, मतलब इसके साथ ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ये कार्बन ब्रश है और ये आपका स्लिप रिंग है, तो स्प्लिट रिंग है, तो रिंग तो घूमेगा, लेकिन जो कार्बन ब्रश है वो मूव नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ जुड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। बस इसके साथ अटैच होगा ताकि करंट जो यहां पर मिले वो यहां से लेते हुए आपको लोड में प्रदान कर सके, ठीक है। तो कार्बन ब्रश आपने कभी मिक्सी खोल के देखा होगा तो उसके अंदर दिख जाता है आसानी से, नॉर्मली घरों में मिक्सी में आप देख सकते हो, ठीक है। मिक्सी में जो कार्बन ब्रश होता है वो आसानी से देख सकते हो, उसमें एक कार्बन की रॉड टाइप की होती है, इस टाइप की, ठीक है। कार्बन की रॉड टाइप की होती है, उसके पीछे स्प्रिंग लगा होता है। कभी आप मिक्सी खराब हो जाए और तो आप उसे खोल के देख सकते हो, ठीक है। एक कार्बन की रॉड होती है, रॉड टाइप की होती है पतली सी, ठीक है, बार टाइप की होती है, ठीक है। उसके पीछे स्प्रिंग टाइप का लगा होता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पर कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश का काम क्या होता है, कम्यूटेटर्स से या फिर स्प्लिट रिंग जिसे कहते हैं, जो स्प्लिट रिंग होता है ये कम्यूटेटर का काम ही करता है, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग से करंट को लेकर के लोड में पहुंचाना, ठीक है। चलो फिर देखो वर्क कैसे करता है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए आपका फैराडे का राइट हैंड रूल, ठीक है। फैराडे का राइट हैंड रूल तो मैंने आपको कल भी थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। तो फैराडे का राइट हैंड रूल कहता क्या है, ठीक है। फैराडे का राइट हैंड रूल कहता है, अगर आप अपनी उंगलियों को इस प्रकार रखें, ठीक है, देखो जैसे अपनी उंगलियों को रख रहा हूं, ये थंब है, ये आपका फोर फिंगर और ये आपका मिडिल फिंगर, ठीक है। अपनी उंगलियों को इस प्रकार रखो, तीनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। ठीक हो गया। फिर अगर आप फोर फिंगर को, इस उंगली को किस दिशा में कर दे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दे, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपने इसको किसी दिशा में करना है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, और थंब को करना है जिस दिशा में आप इस चालक को रोटेट करने वाले हो, जिस दिशा में इसको घुमाने वाले हो उस दिशा में, ठीक है। तो आपका जो ये मिडिल फिंगर है ना, ये अपने आप उस दिशा में हो जाएगा जिस दिशा में करंट फ्लो होने वाला है, ठीक है। तो ये फैराडे का राइट हैंड रूल था। क्या कहा था फैराडे ने कि अगर आप अपने राइट हैंड के उंगलियों को
किस किस उंगलियों को, आपका थंब और फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर रखते हो और अपने जो आपका फोर फिंगर है उसको चुंबकीय क्षेत्र में कर दो। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, नॉर्थ पोल की साउथ पोल की ओर, ठीक है। अब थंब किस ओर जाएगा, जिस ओर आप इसको घुमाने वाले हो। तो मैंने यहां पर किसी एक्सटर्नल फोर्स से, ठीक है, इस वाइंडिंग को या फिर इस कॉइल को मैंने क्लॉकवाइज घुमाया हुआ है, ठीक है। तो जिस सोर्स से ये घूमता है उसे कहते हैं प्राइम मूवर। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप स्टीम इंजन ले लो, ठीक है, हाइड्रो की मदद से, ठीक है, टरबाइन की मदद से, या फिर विंड मिल की वजह से, ठीक। मैंने किसी चीज से इसको घुमाया हुआ है या फिर हैंडल से, यहाँ पर हैंडल लगा हुआ, मैं मैनुअली इसको घुमा रहा हूं, ठीक है। किस दिशा में घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहा हूं। तो देखो फिर अगर मैं नॉर्थ पोल के नजदीक ए बी जो कॉइल है इसकी बात करूं तो ये कैसे घूमेगा, ये ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। मतलब ये ऐसे घूम रहा है, मान लो मेरा हाथ है तो ऐसे घूम रहा है ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या, जो आपका ये वाला हिस्सा है ना, ए बी हिस्सा, ये ऊपर की ओर उठ रहा है ना, देखो ऊपर की ओर जा रहा है, और जो सी डी है वो नीचे की ओर जा रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये ए बी वाले पे फोर्स कहां को लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। कहां को लग रहा है, ऊपर की ओर, क्योंकि मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो यहां पर फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की ओर, और जो आपका सीडी है वहां पर फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की ओर। देखो अगर ए बी ऊपर उठेगा तो जाहिर सी बात है सीडी नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो फिर इसमें करंट कैसे फ्लो होगा। अब इस फिंगर को कर दिया मैंने किसी और, आपका मैग्नेटिक फील्ड की ओर, और थंब को कर दिया जहां जिस दिशा में आपका कॉइल घूम रहा है, ऊपर की ओर घूम रहा है ना, देखो ये ऊपर की ओर हो रहा है। तो आपका करंट कहां को आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो करंट कहां की ओर, अंदर की ओर जा रहा है। तो मैंने एरो बनाया हुआ है, ये अंदर की ओर करंट यहां से फ्लो हो रहा है इधर की ओर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा 3D यहां पर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा समझो कि जो आपका ये कॉइल है, दो चुंबक रखे हुए ऐसे, ठीक है, बार मैग्नेट है, उनके बीच में ऐसा कोई प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, ठीक। इस प्लेट को अगर मैं बात करूं तो ऐसा है, ठीक है। रुको एक मिनट, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने इस वायर से, ठीक है, आपका एक कॉइल दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो फिर, ठीक है। आपका ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा हुआ है। तो आपका जो मैं हैंडल से किसी फोर्स इसको कैसे घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज, जैसे घूम रहा है अभी देखो, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अब मुझे इसमें करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो पहले मैं ऐसा रखा हुआ है कॉइल, ठीक है। तो ये जो ये वाला हिस्सा है ये किस साइड है, नॉर्थ पोल की साइड, और ये वाला जो हिस्सा है ये किस साइड है, ये आपका साउथ पोल की साइड। तो यहां पर देखो अगर मैं इसको घुमाऊं क्लॉकवाइज तो ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर की ओर उठ रहा है। तो मुझे करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी, तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, राइट हैंड रूल। तो देखो फिर आपका जो थंब है कहां की ओर, ऊपर की ओर। क्यों ऊपर की ओर, क्योंकि आपका जो कॉइल है ना वो ऊपर की ओर घूम रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैंने फोर फिंगर है वो कहां को कर रखा है, आगे की ओर कर रखा है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां को, आगे की ओर, और थंब कहां की ओर, ऊपर की ओर। तो जो आपका करंट है वो कहां, अंदर की ओर। तो जो आपका करंट फ्लो कहां से कहां होगा, यहां से यहां की ओर, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर आपका करंट फ्लो होगा, ठीक हो गया। तो इस पॉइंट का तो हमें पता चल गया कि करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, बी से ए। अब वैसे ही डी से सी में भी आओ फिर, ठीक है। अब डी से सी की अगर बात करूं तो यहां पर फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की ओर, ठीक है। और ठीक है नीचे की ओर लग रहा है क्योंकि मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तो नीचे की ओर लग रहा है। तो देखो फिर जो आपका वो है क्या है, थंब है, वो कहां होगा, नीचे की ओर, ठीक। थंब आपका नीचे की ओर, और ये आपका जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रहेगा, आगे की ओर। तो आपका करंट कहां को आ रहा है, बाहर की ओर, ठीक है। तो करंट आपका कहां की ओर आएगा, बाहर की ओर। तो करंट कहां से कहां आएगा, इधर से इधर की ओर आएगा, ठीक है, बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है, बाहर की ओर। तो देखो फिर यहां से यहां बाहर की ओर, ठीक हो गया। फिर से देखो ये आपका राइट हैंड रूल हो गया, ठीक है। अब ये फोर्स नीचे को लग रहा है, नीचे की ओर, तो मैं थंब कहां करूंगा, नीचे की ओर, ठीक है, ग्राउंड की ओर, ठीक, ऐसा मान लो, ठीक है। जो आपका थंब है वो नीचे की ओर, तो जो आपका ये फिंगर है, फोर फिंगर, ये जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो करंट आपका बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है। तो करंट यहां से यहां की ओर, तो ही मैंने यहां पर शो किया है सी से डी की ओर, ठीक हो गया। अब एक करंट यहां से यहां की ओर जा रहा है, एक करंट यहां से यहां जा रहा है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा, यहां से फ्लो होते हुए, यहां से होते हुए, इस स्प्लिट रिंग से, इस कारण ब्रश से होते हुए आपको कहां मिलेगा, लोड पे मिलेगा, ठीक हो गया। अब क्या हुआ फिर, ये घुमा,
और इसने अपना सर्किट कंप्लीट करके, एक राउंड कंप्लीट करके फिर ऐसा हो गया। कहने का मतलब एन में क्या आ गया, CD आ गया और ए भी चले गया साउथ पोल के नजदीक, ठीक है। लेकिन यहां पर एक गौर करने वाली बात है, जो आपका स्प्लिट रिंग है वो भी घूम के अपनी जगह बदल चुका है। 1 यहां जा चुका है देखो, और 2 यहां पर था वो यहां आ चुका है, ठीक है। ऐसा अगर नहीं होता तो आपको यहां पर डीसी सप्लाई नहीं मिलता। ऐसा होने के कारण ही जो आपका करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है इस लोड में। लोड में जो करंट की डायरेक्शन थी इससे पहले भी राइट टू लेफ्ट थी। यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां भी क्या है, राइट से लेफ्ट की ओर ही फ्लो हो रही है, ठीक है। तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक डीसी सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। डीसी सोर्स मिल रहा है जो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इससे करंट की बात करूं, टाइम की बात करूं, तो समय के साथ आपका जो आउटपुट है या फिर जो लोड है वहां पर क्या मिल रहा है, डीसी सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। तो सेम यहां भी वही अप्लाई करेंगे हम कि डीसी है, इसमें जब हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो जो फोर्स है ऊपर की ओर लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड आगे को है तो करंट का दिशा अंदर की ओर जाएगा, तो करंट आपका अंदर की ओर फ्लो होगा। वैसे ही यहां पर ये नीचे की ओर लगेगा फोर्स और ये चुंबकीय क्षेत्र आगे को है तो करंट की दिशा बाहर की ओर। तो मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो आपका सर्किट ऐसा बनेगा, ठीक है। तो हम ये इसकी वर्किंग है, जो आपका डीसी जनरेटर है इस प्रकार से वर्क करता है। और एक और खास बात कि इसी के कारण, बस जो स्प्लिट रिंग है इसी के कारण ही आप यहां पर डीसी सप्लाई प्राप्त कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो आपका जनरेटर है, या फिर एसी जनरेटर की बात करूं या फिर डीसी जनरेटर की बात करूं, कोई भी जनरेटर हो उसके अंदर एसी सप्लाई ही उत्पन्न होती है। जो इंड्यूस ईएमएफ की हम बात करते हैं वो एसी टाइप का ही होता है, प्रत्यावर्ती ही होता है, ठीक है। बस आउटपुट में आपको डीसी प्राप्त करने के लिए या फिर एसी प्राप्त करने के लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो अगर मुझे डीसी चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, स्प्लिट रिंग यूज करूंगा, और मुझे एसी चाहिए अगर, तब मैं यूज करता हूं स्लिप रिंग। हम जब ये डीसी एसी जनरेटर की बात करेंगे वहां हम अच्छे से देखेंगे। फिलहाल आप याद रख लो कि अगर आपको एसी चाहिए आउटपुट पे जनरेटर के केस में तो क्या यूज करोगे, स्लिप रिंग। कंफ्यूज नहीं होना है, स्प्लिट रिंग अलग चीज है, स्लिप रिंग अलग है। अगर आप स्प्लिट रिंग यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लोड पे डीसी सप्लाई ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग थी, ये आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। अब आज हम थोड़ा सा इसमें इसी ईएमएफ इक्वेशन देखेंगे, फिर उस पर बेस न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर अब ईएमएफ इक्वेशन होता क्या है डीसी जनरेटर का, ठीक है। ईएमएफ इक्वेशन मतलब कि हम कहते रहे कि इसमें इतना विभवांतर बल उत्पन्न होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है की बात हो रही है, ठीक है। अब वो कितना उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है, तो E इज इक्वल टू, ठीक है, E क्या है कि इसमें जो कॉइल है या फिर जो चालक है ना, ये जो चालक है, ठीक, उसमें कितना विभवांतर बल उत्पन्न हो रहा है, तो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू फाई ZNP अपॉन 60A। इसको आपने याद रखना है इस फॉर्मूले को अच्छे से, ठीक है। अब एक एक मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज क्या है, फिलहाल आप इस फॉर्मूले को अच्छे से रट लो, ठीक है। E इज इक्वल टू फाई ZNP अपॉन 60A, फाई ZNP अपॉन 60A, ठीक है। फाई मीन्स क्या हुआ, फाई हुआ फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, मतलब कितनी चुंबकीय रेखाएं इस चालक से कांटेक्ट में है, ठीक है। मतलब जो आपका चालक है वो कितने चुंबकीय रेखाओं के संपर्क में है, तो फाई क्या हुआ, फ्लक्स हुआ, टोटल फ्लक्स, ठीक है, कुल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फाई को क्या कहेंगे हम, टोटल फ्लक्स, ठीक है। और इसकी इकाई क्या होती है, वेबर में होती है, ठीक है। हम इसको वेबर में ही लेंगे। अगर माइक्रो ले रखा है, मिली ले रखा है तो हम उसकी वैल्यू भी ऐड करते हैं, लेकिन इसकी जो जनरल वैल्यू होती है या फिर जो जनरल इकाई होती है फाई की, उसे क्या लेते हैं, वेबर में लेते हैं, ठीक हो गया। अब है जेट। जेट क्या चीज होता है, जेट होता है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स मतलब कुल चालकों की संख्या, ठीक है। मतलब जो आपका आर्मेचर होगा ना उसमें स्लॉट्स होते हैं, उनमें क्या रखे जाते हैं, चालक रखे जाते हैं, ठीक है, या फिर जो हम वाइंडिंग कहते हैं, वाइंडिंग को ही चालक कहते हैं। तो जेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, मतलब कितने कंडक्टर्स आपने यूज किए हुए हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जेट, ठीक हो गया। फिर आया आपका एन। एन होता है स्पीड, कि आप किस स्पीड से अपने वाइंड उसको घुमा रहे हो, आर्मेचर को घुमा रहे हो या फिर वाइंडिंग को घुमा रहे हो, ठीक है। या कह सकते हो कि जो आपका रोटर है वो किस स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। तो ये स्पीड होती है, एन मतलब स्पीड, और ये किसमें होती है,
रोटेशन पर मिनट, आरपीएम में होती है। ठीक हो गया। पी होता है नंबर ऑफ पोल्स, कितने आपने पोल्स यूज किया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, 60 तो कांस्टेंट हो गया। ए, हाँ, ए होता है समानांतर पथों की संख्या। ठीक है, पैरेलल जो पाथ्स होते हैं। ठीक है, समानांतर पथों की संख्या मतलब पैरेलल पाथ्स। जो आपके कम्यूटेटर जो आपका आर्मेचर खांचे होंगे, आर्मेचर में ना जो स्लॉट्स होंगे, उसमें जो कंडक्टर्स रखे जाते हैं उनमें समानांतर होते हैं आपस में। तो कितने समानांतर पथ हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होती है कि एक खांचे में कितने समानांतर पथ हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू डिपेंड करती है वाइंडिंग्स पर। ठीक है, जो ए होता है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि आप कैसी वाइंडिंग यूज कर रहे हो। तो जनरली अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जो आपका जनरेटर होता है मोस्टली हम दो प्रकार की वाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है लैप वाइंडिंग। ठीक है, लैप वाइंडिंग। ठीक है, दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। ठीक है, ठीक, लैप मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, जैसे अगर लैप की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, मतलब जो वाइंडिंग होगी एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होगी। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं एक के ऊपर एक लैप, एक के ऊपर एक चढ़ते जाएगी। ठीक है, और वेव में क्या होगा, एक वेव की तरह होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए ऐसे, मतलब एक के ऊपर एक नहीं होगी, मतलब वाइंडिंग जो होगी वेव की तरह आगे बढ़ते रहेगी। ठीक है, लहर की तरह होगी एक। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हो इस टाइप से। ठीक है, तो लैप मतलब एक के ऊपर एक वाइंडिंग। ठीक है, जो हम ओवरलैप करते हैं ना, एक के ऊपर एक चढ़ाना। ठीक है, उसे कहते हैं, तब उसे कहते हैं लैप वाइंडिंग। और वेव की तरह अगर मतलब जो वेव की तरह आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब जो आपस में एक के ऊपर एक ना होके इस टाइप से वाइंडिंग हो, एक वेव की तरह। ठीक है, इस टाइप से। ठीक, तो उसे कहते हैं वेव वाइंडिंग। अब ये कहां यूज करते हैं। ठीक है, देखो अगर लैप वाइंडिंग मतलब अगर आपको ज्यादा करंट की आवश्यकता है। ठीक है, और कम वोल्टेज की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, लैप वाइंडिंग यूज करोगे। ठीक है, अगर आपको ज्यादा वोल्टेज या फिर कम करंट की आवश्यकता है तब आप यूज करोगे वेव वाइंडिंग। ठीक है, इतना याद रखना आपने। ठीक है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। अब जो आर्मेचर होता है, जो ए होता है। ठीक है, ए मतलब समानांतर पथों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। अगर लैप वाइंडिंग हो तो उस समय ए की वैल्यू होती है पोल के बराबर। ठीक है, ध्यान से सुनना कि जब लैप वाइंडिंग होती है ना, जब अगर लैप वाइंडिंग यूज करोगे आप तो उसमें जो आर्मेचर पैरेलल पाथ्स या ए की वैल्यू होती है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी होगी, पोलों के बराबर। जितने पोल्स होंगे उतने ही पैरेलल पाथ्स होंगे लैप वाइंडिंग में। अगर वेव वाइंडिंग है तो इसकी वैल्यू होती है 2। ठीक है, अगर आप वेव वाइंडिंग यूज करते हो तो ए का मान कितना रखोगे, 2 रखोगे। ये याद रखना आपने। ठीक है, अगर लैप यूज कर रहे हो तो ए का मान किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। ठीक हो गया, तो ये इसका ईएमएफ इक्वेशन है। ठीक है, अब जो इसका ईएमएफ इक्वेशन है ना, इससे एक रिलेशन निकलता है। ठीक है, देखो आप फाई को चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कैसे करेंगे, आप क्या कर दो, जो कॉइल लपेटी होते हैं, देखो जो बड़े बड़े मशीनें होती हैं वहां पर जो चुंबक होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, छोटे मशीनों में होते हैं परमानेंट मैग्नेट, लेकिन जो बड़े मशीनें होते हैं जहां ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है वहां इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कि एक कॉइल में आप क्या लपेटोगे, एक कोई सोलिनॉइड होगा या फिर किसी रॉड पर अगर आप कोई कॉइल लपेट दो और उसमें से धारा प्रवाहित कर दो तो चुंबक बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो जब हमें ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है तो हम यही इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज करते हैं। ठीक हो गया, तो विद्युत धारा को कंट्रोल करके आप करंट जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको कम ज्यादा कर सकते हो। तो फाई को आप कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक हो गया, और स्पीड भी आपके हाथ पे है। ठीक है, कम ज्यादा कर सकते हो। लेकिन जेट जो है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, अब इसको चेंज करने के लिए आपको मशीन पूरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नॉर्मली जो चेंज करते हैं ना वो किस पे चेंज करते हैं, फाई पे और एन पर। तो जो आपका विभवांतर बल होता है, देखो 60 तो कांस्टेंट हो गया, पैरेलल पास भी आप चेंज करना मतलब मशीन में पूरा चेंज करना। ठीक है, पोलो को चेंज करना मतलब उसका पूरा कंस्ट्रक्शन चेंज करना। फाई चेंज करने से संरचना चेंज नहीं होती है। एक फाई हो गया, एक स्पीड हो गया, इसको आप आसानी से चेंज कर दो, बाकी को चेंज करने में दिक्कत होता है।
ठीक है, दिक्कत क्या होता है, आपको पूरा संरचना कंस्ट्रक्शन जो मशीन का चेंज करना पड़ेगा। बस ये दो ही ऐसे चीज है जिसको आप आसानी से बिना मशीन के कंस्ट्रक्शन को चेंज किए बदल सकते हो। ठीक है, तो इससे एक रिलेशन निकलता है कि ई जो होता है ना, ईएमएफ, वो समानुपाती होता है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एन और फाई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर इक्वेशन है जिससे आप बहुत सारे कैलकुलेशन या फिर न्यूमेरिकल करने वाले हो। ठीक है, कि ई किसके समानुपाती होगा, एन और फाई के। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कैसे होगा देखो, फिर देखो आपको कभी कभी दे देगा कि इसका ईएमएफ पहले का इतना है, ठीक है, इसका स्पीड इतना है, ये सब दिया होगा। ठीक है, और इसका फ्लक्स इतना है। ठीक है, तो इसका ईएमएफ निकालो कि जब इसका स्पीड इतना है और इसका फाई इतना है। ठीक है, तो ये मान लो E1 N1 φ1, ये E2 N2 φ2। ठीक, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या बोलेगा कि आपका ईएमएफ इतना है, इसका जो स्पीड है वो इतना है, इसका जो फ्लक्स है वो इतना है, ऐसा बोल देगा। फिर कहेगा कि आप इसका ईएमएफ निकालो। ठीक है, ईएमएफ निकालो, अगर इसका स्पीड इतना हो जाए और इसका फ्लक्स इतना हो जाए तब आपको यही इक्वेशन यूज करना है। अब वो कैसे करना है देखो, ये तो आपको दिया होगा, एक आपको दिया होगा। ठीक है, E1 N1 और φ1 की वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फिर कुछ नहीं, E प्रोपोर्शनल होता है N फाई के। ठीक हो गया, तो यहीं से निकलेगा E2 अपॉन E1। इस इक्वेशन को रट लेना ध्यान से, N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाई φ2 अपॉन φ1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, ये दो दिए होंगे या फिर ये दो दिया होगा, मतलब एक चीज निकालने को कहेगा, इन तीनों में से दो की वैल्यू आपको दी होगी। ठीक है, क्या होगा, ये तीन तो आपको दिए होंगे। ठीक है, इन तीनों में से दो आपको गिवन होगा, तीसरे की वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक है, ये आपको दिए होंगे तीनों की तीनों, इन तीनों में से दो दिए रहते हैं और एक की वैल्यू निकाल, बाय आपको स्पीड पूछेगा या फ्लक्स पूछेगा या फिर वियांतर पूछेगा, वियांतर बल पूछेगा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन Q1। ठीक है, चलो फिर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। देखो मान लो क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखा नहीं रहा हूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ठीक, देखो फिर क्या कह रहा है कि एक डीसी जनरेटर है। ठीक है, एक डीसी जनरेटर की बात हो रही है। ठीक है, बोला कि एक डीसी जनरेटर है जिसमें पोलों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक, उसमें जो स्लॉट है ना, खांचे हैं, ठीक हो गया, 40 है। तो जैसे ये बोले ना तो आपके दिमाग में बनना चाहिए फिगर। ठीक है, सीधे ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एक क्या होता है, योक होता है, बॉडी होता है, उसमें स्टेटर होता है। ठीक हो गया, सबसे अंदर एक साफ्ट होती है, साफ्ट पे आपका क्या लगा होता है, रोटर लगा होता है। ठीक हो गया, रोटर पे आपका कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के बाहर एक आर्मेचर होता है, आर्मेचर में क्या होते हैं, खांचे होते हैं बने हुए। ठीक है, आर्मेचर जो आपका क्या होगा, कम्यूटेटर होगा, कम्यूटेटर के बाहर क्या होता है आपका, आर्मेचर होता है, आर्मेचर में होते हैं खांचे, खांचों में रखा जाता है वाइंडिंग या फिर चालक। ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में बनने लगना चाहिए। तो डीसी जनरेटर की बात हो रही है, तो उसमें क्या कह दिया, पोलो की संख्या कितनी है, 8। तो यहां पर मैंने कहा कि दिमाग में फिगर बनना चाहिए। तो बाहर क्या होता है, बॉडी होती है, बॉडी में क्या होता है, स्टेटर फिक्स, और स्टेटर में क्या होते हैं, पोल होते हैं। ठीक है, स्टेटर में पोल होते हैं। स्टेटर मतलब जो स्थिर सिरा है, जो घूमेगा नहीं। और अगर मैं रोटर की बात करता हूं तो रोटर मतलब घूमने वाला हिस्सा। तो रोटर से क्या क्या जोड़ा रहता है, फिर आर्मेचर, कम्यूटेटर। ठीक है, तो ये सब घूमेंगे रोटर के साथ। ठीक है, अब स्लॉट की संख्या कितनी होगी, 40 हो गई। ठीक है, चालकों की संख्या कह रहा है कि जो जेड है वो है आपका बार पर स्लॉट। ठीक है, कह रहा है कि एक स्लॉट में 12 चालक है, तो टोटल चालक कितने हुए, फिर 12 × 40। ठीक है, उसने कहा जेड का मान सीधे सीधे नहीं दिया, उसने लिखा कि जो आपके चालक है वो 12 है पर स्लॉट पे, और उसने दे रखा है कि स्लॉट कितने, 40 है। तो कुल चालक, जेड मतलब टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, तो 12 से 40 को गुना कर दिया। ठीक है, अब जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 500 वोल्ट। ठीक हो गया, फ्लक्स जो है
फाई जो है वो है 50 मिली वेबर, ठीक है। तो फाइंड करना है आपका कम्यूटेटर का स्पीड कह सकते हो, या फिर आर्मेचर की स्पीड कह सकते हो, रोटर की स्पीड कह सकते हो। तो आपको फाइंड आउट करनी है रोटर की स्पीड, कि रोटर किस गति से घूम रहा है आपका, ठीक है, या फिर शाफ्ट किस स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। ठीक हो गया। फिर आप ऐसा कह सकते हैं जनरेटर किस स्पीड से घूम रहा है, कि स्पीड निकालो, ठीक हो गया। फिर हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला लिख लो, E इज इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A, ठीक है। एक और चीज, यहां पर जो आपका वाइंडिंग यूज की है वो है लैप वाइंडिंग, ठीक है। लैप वाइंडिंग यूज की हुई है, दिमाग में याद रखो, लैप वाइंडिंग तब यूज करते हैं जब हमें करंट की ज्यादा आवश्यकता होती है, मतलब करंट ज्यादा चाहिए होता है जब, ठीक है, वोल्टेज की अपेक्षा, ठीक है। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, लैप वाइंडिंग यूज करेंगे। चलो फिर यहां पर से हम एन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं पहले। तो यहां पर से एन क्या बनेगा, एन इक्वल टू बन जाएगा आपका E मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई A अपॉन में 5ZP, ठीक हो गया। तो E की वैल्यू कितनी है 500, 60 की वैल्यू 60 है, A की वैल्यू कितनी रखनी है, मैंने कहा था कि जब लैप वाइंडिंग की बात आती है तो A किसके बराबर होता है, लैप, लैप, लैप में क्या आ रहा है P, तो A किसके बराबर, P के बराबर। P कितना है 8, Z कितना है 12 इंटू 40, ठीक है, और आपका P कितना है 8, 8 से 8 कट गया, 0 से 0 कट, 6 2 जा 12, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 जा 0, 4 कितना है फिर ये कुछ कटा, 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज, हाँ, कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र था ना वो कितना था, एक मिनट कहाँ गया, 5 की वैल्यू तो रखी नहीं हमने, हाँ 5 भी तो है, इसके साथ 5 भी होगा, ठीक है, यहाँ पर 5 भी था, ठीक। जेड की वैल्यू रखी और पी की वैल्यू रखी, तो यहाँ पर 5 भी है, 5 मल्टीप्लाई, फिर से लिख लेते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 500 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में क्या होगा, 5 का मान कितना है 50 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। इस मुझे वेबर में चाहिए ना, मुझे यहाँ पर वेबर चाहिए सिर्फ, लेकिन यहाँ मिली भी है तो मिली का मान रख दिया मैंने 10 की पावर -3। जेड का मान हो गया 12 इंटू 40, और आपका जो पी है 8, इससे ये कट गया, तो आप इसको सॉल्व करिए देखना, 6 2 जा 12, ठीक हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 जा 0, 5 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये आ गया आपका, एक बेटा क्या प्रोग्राम कुछ छूट रहा है क्या, ठीक है। तो ये आया आपका 5/4 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, ये 4 है ना, ठीक है। तो ये कितना आएगा फिर, 4 1 जा 4.25, तो इसको अगर करोगे तो 1250, ठीक है, क्या आरपीएम इस स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आप करना, ठीक है। बस इससे क्या है कि ये चीज दी है आपने ऐसे निकालना है, ठीक है, सिंपल सा एक आपका न्यूमेरिकल है। अब आपके जो पेपर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के हैं, तो ये तो आ ही सकता है, ठीक है, उतने लंबे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, बहुत लंबे, लेकिन ये बहुत सिंपल है, वो फॉर्मूले में मान रखना है, ठीक है, कैलकुलेशन आपने रफ में करनी है और आपको आंसर लिखा होगा, टिक लगाना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि टिक मार्क है तो न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, तो लेकिन उतने लेंथी नहीं आएंगे कि बहुत उसमें वो करना पड़े, आपको कैलकुलेशन करना पड़े, तो सिंपल न्यूमेरिकल आपको आएंगे, ठीक है। तो इससे आपका क्या बेस की, मतलब ये चीज है, 5 को ये डिनोट करते हैं, ठीक है, जेड ये होता है, तो न्यूमेरिकल करने से थोड़ा सा आपका क्या होता है, जो बेस होता है ना और क्लियर होता है कि इसको ये चीज कहते हैं, तो इसको यहां पर पुट करते हैं, ईएमएफ ऐसे निकलता है, ठीक है। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल हो गया। इसमें एक और न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक हो गया। तो देखो फिर अब वही दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है, बोला है कि जो एक डीसी जनरेटर है उसमें जो विभवांतर बल उत्पन्न हुआ है वो है 100 वोल्ट, ठीक है, उसमें जो फ्लक्स था वो था 20 मिली वेबर, ठीक हो गया, और उसका जो स्पीड था ना वो था 800 आरपीएम, ठीक हो गया। फिर चलो बढ़िया है। अब बोल रहे हैं कि उसी मशीन की बात हो रही है, कैलकुलेट करो, ठीक, कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, ई को कैलकुलेट करो, ठीक हो गया, ई कैलकुलेट करो उसी फ्लक्स पर, ठीक है, किस पर, सेम फ्लक्स पर जो पहले है,
ठीक हो गया, फिर सेम प्लस की बात हो रही है तो ठीक है। और स्पीड की जो बात हो रही है 1000 आरपीएम, ठीक है। क्या बोल रहा है, दो क्वेश्चन है इसमें। कैलकुलेट करो कह रहा है ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना विभवांतर बल उत्पन्न हुआ, कब, जब आपका फ्लक्स इतना हो, सेम फ्लक्स हो, मतलब फ्लक्स क्या हो, सेम हो, और जो आपका स्पीड हो वो 1000 आरपीएम हो, ठीक हो गया। फिर इसी के साथ में एक क्वेश्चन और दे दिया कि ईएमएफ फाइंड आउट करो जब फ्लक्स का मान क्या हो 24 मिली वेबर, और जब आपका स्पीड हो ना वो कितना हो 900 आरपीएम हो, ठीक है। तो फिर मैंने जो आपको इक्वेशन लिखाया था वो लिखो फिर फटाफट से। E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाई φ2 अपॉन φ1, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। तो पहले इसको निकालेंगे फिर सेकंड की बारी आएगी, ठीक है। पहले फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। तो ये E1 है, E1 φ1 N1, ठीक है, जो आपको पहले से पता है। जो निकालना है वो होता है आपका E2 वाला हिस्सा। तो E2 पूछा हुआ है, E1 कितना है 100 वोल्ट, ठीक हो गया। N2 कितना है 1000, N1 कितना है 800, φ2 कितना है आपका 20 इंटू 10⁻³ वेबर, और N1 कितना है सेम ही है, ठीक है। तो ये दोनों तो कटने वाले हैं, ठीक है, सेम है ना, दोनों सेम ही है। उसने कहा कि उसी चुंबकीय क्षेत्र पर, ठीक हो गया। E2 की वैल्यू क्या आएगी फिर 100 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 100, ठीक है। तो इसे कट करोगे आप, 0 से 0 कट, तो ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो 125 वोल्ट आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा, कुछ नहीं करना आपने, बस वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। बस आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि ऐसा होता है, ठीक। दूसरा पार्ट, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, इस पे आओ। ये E1 E2 यही रहेगा, लेकिन जो E2 है, सॉरी E1 आपका φ1 N1 यही रहने वाला है, लेकिन जो अब E2 N2 φ2 था वो अब चेंज होने वाला है। इसको छोड़ दो, अब ये है, अब नए E2 ये है, φ2 ये है, N2 ये है। तो E2 आपने निकालना है, ठीक हो गया। E1 आपको पता है 100 है। अब N2 की अगर बात करें तो N2 कितना है 900 है, 1000 लिख के मत आना, ठीक है, 900। अब इसकी बात हो रही है, हम दूसरे की बात कर रहे हैं, तो ये भूल जाओ, ये वाला पार्ट भूल जाओ। अब इस पार्ट की बात हो रही है, ये दे रखे आपको और ये निकालना है। तो ये E1 वाला हिस्सा और ये E2 वाला हिस्सा, ये हो गया। तो N1 कितना है फिर, N1 है आपका 800। अब देखो ये है φ2 कितना है 24 मिली वेबर, और φ1 कितना है 20 मिली वेबर, ठीक है। तो E2 जब निकालोगे तो यहां से आएगा 100 मल्टीप्लाई 900 मल्टीप्लाई 24 इंटू 10⁻³ अपॉन में क्या आएगा 800 इंटू 20 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कट, 00 से 00 कट, 10 से 10 कट, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये लगभग कितना आ रहा है 12 9 जा 36, 12 जा 0, ठीक है। देखो कैलकुलेशन करो एक बार, आप लोग भी ट्राई कीजिए, ठीक है। कितना हो रहा है ये, नीचे 8, तो ये मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। हाँ, आपका जो वैल्यूज थे वो यही था, ईएमएफ इंड्यूस 24, हाँ 24, हाँ ठीक है 24, स्पीड हो गया 900, अच्छा ठीक है सही। इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो 100 यहाँ गया, फिर ये 900 हो गया, तो 24, अच्छा एक मिनट, कैलकुलेशन गलत तो गड़बड़ हो गया, ठीक है ठीक, ये होगा, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक, ठीक है। 12 9 जा 36 लिख दिया, ठीक है। तो 12 0 0 और 12 9 जा 108 होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप जब, तो कितना आएगा ये 135 वोल्ट, ठीक है। 8 1 जा 8, कैरी आया 2 और 8 3 जा 24, ठीक है। यहां पर करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। कैलकुलेशन इतना ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है।
8 1 जा 8 कितना है 2, 3 8 जा 24 कितना आया है 844, 8 5 जा आपका 40। तो ये आपका क्या हो गया 135 वोल्ट आपका ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के आपके न्यूमेरिकल आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल तो आ ही सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कीजिए घर में। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका इसमें कि जो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा घर में देखिए उसको, फिर उसके टॉपिक में हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जो थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं कि देखो प्राइम मूवर कौन कौन सा आपने यूज किया है, टरबाइन यूज किया है या फिर विंड मिल यूज किया हुआ है या फिर हाइड्रो से या स्टीम से, किस चीज से आप उसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, तो उसके बेस पर भी आप जनरेटर डिवाइड किए जाते हैं। अब एक होता है कि दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। ठीक है, डीसी जनरेटर में एक फील्ड वाइंडिंग, एक आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग कहां होती है स्टेटर में, जिससे आप चुंबक बनाते हो। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखो आपका एक वाइंडिंग कहां होगी आपकी, अगर हम मोटे मोटे में देखें तो एक वाइंडिंग यहां होती है जिससे ये चुंबक बनते हैं। ठीक हो गया, तो एक फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। एक होता है आर्मेचर वाइंडिंग जिसे हम चालक कहते हैं, जो आर्मेचर में होता है खांचों पे। तो एक वाइंडिंग कहां पाई जाएगी आपको आर्मेचर पर। तो एक वाइंडिंग रोटेट करती है, एक वाइंडिंग स्थिर रहती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डीसी जनरेटर होता है उसमें कौन सी वाइंडिंग स्थिर रहती है और कौन सी वाइंडिंग मूव करती है। ठीक है, तो दो प्रकार की वाइंडिंग होती है आपके जनरेटर में। एक को कहते हैं हम कौन सा फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, एक को कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग कहां पर पाई जाती है स्टेटर पर। ठीक है, जिसके माध्यम से आप क्या बनाते हो, पोल बनाते हो, चुंबकीय पोल बनाते हो। ठीक है, और आर्मेचर वाइंडिंग कहां पर होती है आपका आर्मेचर के खांचों पर, जो आर्मेचर में स्लॉट कटे होंगे उसमें डाली जाती है। ठीक है, तो इस वाइंडिंग के कनेक्शन पर भी जनरेटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, सीरीज टाइप का, सन टाइप का, कंपाउंड टाइप का। ठीक है, तो ये हम कल देखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, रिवीजन करते रहिए घर में। ठीक है, ओके।